नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चले रुक करते आज की बड़ी खबरों की ओर। शहर के सूरसागर एरिया में एक बार फिर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। बुधवार को दो किशोरों के झगड़े के बाद शुक्रवार को भी बवाल हुआ। दिन में भी बवाल हुआ था। पुलिस ने जैसे तैसे शांत करवा दिया, मगर रात को फिर से यहां पर बवाल हो गया। आरएसी के जवानों सहित भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। एक दुकान में आग लगने पर फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया है। क्षेत्र में पथराव के साथ कांच की बोतलें भी फेंकी गई है। बुधवार को सूरसागर थाना क्षेत्र के आंबोकाबाज व्यापारियों का मोहल्ला के दो किशोरों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। तब एक किशोर ने दूसरे के सर पर चाबी मार दी थी, जिससे मामला बढ़ गया। गुरुवार को दो पक्षों के लोग एकत्र हो गए। एक पक्ष थाने में पहुंचा तो पीछे से दूसरा पक्ष भी वहां पहुंच गया। हालांकि पुलिस ने दो पक्ष की तरफ से परस्पर केस दर्ज कर लिया था और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया था। शुक्रवार को दिन में यहां क्षेत्र में माहौल फिर बिगड़ने लगा। पुलिस बल को लगाया गया, मगर रात होते फिर माहौल गर्मा गया। पुलिस के आला अफसर सहित आरएसी के जवानों को वहां तैनात रखा गया है। देर रात तक पुलिस की गाड़ियां क्षेत्र में राउंड करती नजर आई। फिर हाल क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। जोधपुर से अरुण माथुर की रिपोर्ट। थोड़ा नीचे कर लो, ऑडियो आ जाएगी। आज सर बताएं। अरे यार क्या स्थिति है सर? क्या मामला हुआ था और किस मामले को? पुलिस थाना सूरसागर में शाम के करीब 6-7 बजे के आसपास जो है पथराव की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। व्यापारियों का मोहल्ला सुभाष चौक कुछ कॉलोनी है जो सूरसागर थाना क्षेत्र में है, वहां पर पुलिस पर भी पथराव किया गया और इस संबंध में अभी मौके पर संपूर्ण जाब्ता कमिश्नरेट का वहां पहुंचा और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है या धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है, उनको दस्तयाब कर थाने लेकर आए। अभी मौके पर शांति। क्या कोई दुकान जलेगी? अरे वाह, रोल आईडी दिखो भाई। विधायक महोदय, आपके इलाके में तनाव हुआ है, क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या पता चला अभी तक, आपको क्या जानकारी है? जो भी हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। जोधपुर की अमन चैन की जो अपनी गंगा जमुनी संस्कृति है उस पर आघात हुआ है और निश्चित रूप से जिन लोगों ने भी ये किया है उसके खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो। जिस तरह से आगजनी हुई है, घर से निकालकर महिलाओं को, बालकों को, पुरुषों को मारा गया है, वो निंदनीय है। मैं एक बार पुनः प्रशासन से अपील करता हूं कि जिन्होंने भी, क्यों जब शांतिपूर्ण वार्ता हो चुकी थी उसके बाद भी पत्थर बरसाना कौन सा कानून कहता है? अच्छा, ये अमानवीय है। मैं इस अमानवीय घटना की निंदा करता हूँ। विवाद क्या था साहब? विवाद क्या हो गया था? साहब, विवाद कुछ नहीं था। यहाँ जो कब्रिस्तान है उसके पीछे बहुत पहले इन दोनों समुदाय में एक समझौता हुआ था, उसमें पीछे गेट नहीं निकालेंगे, ये समझौता हुआ था जो मेरे को बताया गया। आज उन्होंने पीछे गेट निकालने की कोशिश की तो लोगों ने पुलिस में जाके कंप्लेंट की तो दोनों पक्ष आए और राजी हो गए, नहीं निकालेंगे, समझौता हो गया। उसके बाद जो जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता नहीं सूरसागर में बार बार क्यों हो रहा है ऐसा? ये प्रशासन जांच करेगा इसकी। देवेंद्र जी, एक चीज बताया, प्रदेश में जिस तरह से किशनगढ़ में हो गया, पाली में हो गया, जोधपुर में हो गया, क्या ये साजिश रचना नहीं आती है राज्यों को शांत करने की कुछ लोगों की? लगता है, मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के और माननीय भजन लाल जी के शासन को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने लगातार अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो पचा नहीं पा रहे हैं, इस तरह के उपद्रव हो रहे हैं। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चले रुक करते आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पाल महादेव गौशाला आनंद धाम अलख ज्ञान गौ रक्षा समिति द्वारा धर्म नगरी बनी सूर्य नगरी में रविवार से भारतीय देशी गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान दिलाने के लिए एवं गौशाला में आने वाली परेशानियों
व संचालन में सुदृढ़ व्यवस्था व गो सेवार्थ श्रीमद गो भागवत कथा व विराट गो सम्मेलन होगा। पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए संस्थापक परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर गो ऋषि स्वामी ज्ञान रूपानंद अकरी महाराज ने बताया कि देश में गौ माता की दयनीय स्थिति को देखते हुए गौशालाओं के सुचारू संचालन व गौ सेवार्थ होने वाली भागवत कथा में गौ माता की सेवा व भक्ति से राष्ट्र उद्धार कैसे हो गया, गाय से समाज की जागृति व देश राष्ट्र गुरु कैसे बने, इस विषय पर प्रवचन के साथ भगवान श्री कृष्ण का गौ माता के साथ महत्व व गाय का सनातन संस्कृति में पूज्य स्थान क्यों है, इस विषय पर कथा होगी। महाराज ने कहा कि ब्रह्मलीन स्वामी अलखानंद महाराज की 22वीं पुण्यतिथि पर होने वाली कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक वोरानाडा पाल रोड के महादेव गौशाला परिसर में होगी। वार्ता में उपस्थित महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर शिवा स्वरूपानंद महाराज ने कहा कि वर्षों बाद सूर्य नगरी में संत सम्मेलन 27 जून को होगा, जिसमें देश के बड़े साधु संत अक्रिय महाराज द्वितीय, दिल्ली से दाती महाराज, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा, जगत गुरु वैदेही वल्लभाचार्य महाराज, पोखरण विधायक व तारातरा मठाधीश प्रजापुरी महाराज सहित बड़े संतों का सानिध्य मिलेगा। प्रेस वार्ता के बाद पत्रक का विमोचन संतों के साथ विहिप के शैलेंद्र सिंह भदौरिया, खतरा राम चौधरी, यशपाल कशवाहा, कुशल देवासी, सज्जन लाल सैनी, तीर्थ जागीर, श्याम सोनी, जितेंद्र शर्मा, हरिप्रकाश सोलंकी सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। जोधपुर से अरुण माथुर की रिपोर्ट। इस तारीख से 29 तारीख तक श्रीमद गौ भागवत कथा का विशेष आयोजन महादेव गौशाला पाल रोड में किया गया। 27 तारीख को विशेष सम्मेलन के रूप में गौओं की अस्मिता को बचाने के लिए, गौओं को सम्मान दिलाने के लिए देश के कोने कोने से विभिन्न महापुरुष आ रहे हैं। ऐसा जोधपुर के इतिहास में पहले नहीं हुआ। इतने बड़े महापुरुष गौ सम्मेलन के लिए आ रहे हैं। इसलिए महापुरुषों का आगमन, श्रीमद् भागवत गौ कथा और 23 से लेकर 29 तक ये कथा अपने आप में बड़ी अद्वितीय है। और ऐसे आयोजन के लिए हम सभी को मिलकर के प्रयास करना है। इसलिए गर्मी तो बहुत है, लेकिन कथा में आने वालों के लिए गाड़ियों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और वहाँ कूलर आदि की सारी व्यवस्था की गई है। पानी वैसे तो 3 सेट किया गया है। इसलिए इस कथा में जितने अधिक से लोग आएंगे तो गौ के लिए सम्मेलन में जितने अधिक से लोग लाभान्वित होंगे। गौ सेवा ही हमारी संस्कृति है। भगवान कृष्ण के जीवन में गौ का सर्वाधिक महत्व रहा है। इसलिए गौ सेवा करके हम सनातन की सेवा करते हैं। गौ सनातन की केंद्र है, इसलिए केंद्र बिंदु में हम बैठेंगे तो सारे सनातन की सेवा हो जाएगी। इसलिए गौ सेवा को महत्व देंगे तो सनातन को महत्व देंगे, विश्व के कोने कोने में हम पहुँचेंगे। और शायद गौ हमारी माता है, जैसे स्वामी जी ने बताया, तो उसी माता को पूजा करके हम अपने देश को विश्व गुरु के मुकाम पर पहुँचाना चाहते हैं। जो गाय संस्कृति जितनी मजबूत होगी, हमारे देश की संस्कृति जितनी मजबूत होगी और हम देश में विश्व में जाकर के विश्व गुरु पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए स्वामी जी ने गौ सेवा का संकल्प लेकर के गौ आंदोलन को अद्वितीय रूप से आप सभी के सामने रखा है। इसमें समाज का बहुत बड़ा हित है। 8 बजे से एक कलश यात्रा का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें अनेकों महिलाएं कलश लेकर एक शोभा यात्रा निकलेंगी, जिसमें सभी एक ही रंग के भगवा ड्रेस होगा और गुरु जी को उसमें हम लोग रथ के साथ झांकी निकालेंगे। उसके बाद 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक का मद भागवत कथा है, वह भागवत कथा है। और उस कथा को भव्य रूप बनाने के लिए हम लोगों ने बसों से अनेक कार्यकर्ताओं को, अनेक भक्तों को लाने का इंतजाम किया हुआ है और काफ़ी लोग भारी संख्या में वहाँ पर जुटेंगे, जिसके लिए हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये श्रीमद् भागवत गौ कथा हमारे परम पूज्य ब्रह्मलीन
स्वामी अलखानंद अत्रेय जी महाराज की 22वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में किया जा रहा है और इसमें विराट गौ सम्मेलन 27 जून को होगा और इसमें प्रत्येक दिन हमारे भारत के कई महापुरुष पधार कर अपना सानिध्य देंगे और गौ विषय पर विशेष रूप से चर्चा होगी और गौशालाओं संचालन करने में क्या क्या समस्याएं आती है, शासन से प्रशासन से उन समस्याओं का समाधान के लिए हमारे यहाँ जोधपुर जिले के आसपास के भी और जोधपुर जिले की जितनी भी गौशालाएं हैं उन सबको आमंत्रित किया जाएगा और उस विषय पर संशोधन मंथन किया जाएगा और उसके बाद में संत मंडल के साथ सानिध्य में कलेक्टर में और ज्ञापन दिया जाएगा जिसके द्वारा हमारी बात हमारे केंद्र तक पहुंच सके और भारतीय देशी गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान मिले। इसके लिए हमारा संत मंडल और गौ भक्त सभी प्रयास में लगे हुए हैं और हम उस पर प्रयास कर रहे हैं। मैं महामंडलेश्वर गौ ऋषि स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद अत्रेय जी महाराज, आनंद धाम अलग ज्ञान गोरक्षा समिति, पाल बरनाडा एवं स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद गौ सेवा संस्थान, काकाणी, पाली रोड, जोधपुर में ये सम्मेलन होने जा रहा है। मीडिया सभी का यात्रियों को सम्मान करते हुए आप सबका आदर सम्मान करते हुए हमारे यहाँ हमारे प्रमुख स्वामी अलखानंद अत्रेय जी महाराज की पुण्यतिथि हर वर्ष हम परिवार मनाते हैं। इस बार भक्तों ने कुछ कहा कि आप लोग कर्मभूमि आपकी यहाँ धर्मभूमि यहाँ है और सब सेवा यहाँ होती है, हम भक्त लोग वंचित रह जाते हैं। आप हर बार इस बार आप यहाँ करें जिससे जनता को भी इसका लाभ मिले और शहर के लोग सभी को मिले और यहाँ हम लोग भी दर्शन करें। तो हमने विचार किया कि हमारे परम पूज्य स्वामी अलखानंद अत्रेय जी महाराज की 22वीं पुण्यतिथि हमने जोधपुर में मनाने का विचार। इसके साथ साथ मैं गौ भक्त और गौ वृद्धि भी हूँ कि मैंने 2010 से गौ सेवा प्रारंभ किया। एक गाय से गुरु के तालाब का नाम आश्रम है। एक गाय से मैं आज 700 लगभग गोवंश मेरे पास है और मैंने वही संकल्प किया कि मैं उस गोवंश की सेवा करूँ जो रोडों पर घूमता है, पॉलीथीन खाता है और उनको छाया भोजन जल नहीं मिलता। ऐसे गोवंश की सेवा में कारण होगी। आज भी गौ सेवा एक गाय से लेकर लगभग 700 गोवंश की सेवा हो रही है। उसके 3 जगह सेवा हो रही है। पहले एक गुरु के तालाब आनंद धाम आश्रम से हुई, उसके बाद में पाल आरती नगर में आनंद धाम गौशाला के नाम से हुई, फिर उसके बाद में मेन रोड पर महादेव गौशाला के नाम से हुई। तीसरा 2020 में कोरोना काल लॉकडाउन के टाइम में पाली रोड जैन मंदिर के सामने कारखाने में शुरू हुई। तो हमारा उद्देश्य एक ही है कि गोवंश भूख प्यास से न मरे, अपनी आय से तो सभी को जाना है। तो इसी तरह से गोवंश की सेवा होती है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अंधे गोवंश और विकलांग जो एक्सीडेंट करते हुए गोवंश की सेवा कराता हूँ। जिनके स्तन खराब हो जाते हैं, चाहे लोग थोड़ा सा छोड़ देते हैं, तो गाय की सेवा करता हूँ। या स्तन से अपने आप दूध पीने लग जाते हैं गाय, उसकी सेवा करता हूँ। या जिनके घरों में गाय भगवान करे ना हो पर ऐसा हो जाता है, उन बछड़ों की सेवा मैं करता हूँ जो बोतल से दूध पिलाकर उनको बड़ा करने का प्रयास करता हूँ। ऐसा मेरा है। तो इसीलिए मैंने कहा यहीं किया जाए। तो ये श्रीमद् भागवत कथा तो सभी जगह होती है, परंतु ये श्रीमद् गौ भागवत कथा, गौ भागवत कथा का महत्व है कि
हमारे ऋषि मुनि यति नति सन्यासी जितने भी हुए पीर पैगंबर, उन्होंने गाय को सबसे वरिष्ठ और श्रेष्ठ माना है। तो इसीलिए गाय के ऊपर जो भी चर्चा की जाएगी वो गौ कथा ही है। तो इसीलिए हमने जोधपुर जिले की जितनी भी गौशाला है उन सबको आमंत्रित किया है 27 जून, और सबको आमंत्रित करके हमने अपने प्रशासन पशुपालन विभाग के अधिकारियों को भी कि हमारे गौशाला चलाने वाले संचालकों को क्या परेशानियां आती है, उन परेशानियों का समाधान किया जाए, और उन समाधान के लिए हम संत मंडल के द्वारा हम कलेक्टर में ज्ञापन दें कि हम अवगत कराएंगे कि हमारी ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान आप आगे पहुँचाएंगे। इस तरह की हमारी सेवा रहेगी इसमें। और प्रतिदिन हमारे इस कथा में अनेक तरह के महापुरुष आएंगे, जैसे कि दिल्ली से आएंगे, दिल्ली से जैसे हमारे शनि धाम के लालजी जी महाराज पधार रहे हैं, और मध्य प्रदेश MP से हमारे कंप्यूटर बाबा जो कि 2 बार राज्य मंत्री रह चुके हैं, बिना इलेक्शन लड़े। ऐसे हमारे गोरखपुर धाम पथखेड़ा के स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज पधार रहे हैं। तो ऐसे अनेक कई जगह से विभूतियाँ पधार रही हैं, और महादेव गौशाला तक ये यात्रा पहुँचेगी। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। संस्था GS सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन प्रातः 6 बजे MIG कॉलोनी पार्क, राजाजीपुरम, लखनऊ निकट राजकुमार एकेडमी के निकट किया गया है, जिसमें वंचित से चर्चित फाउंडेशन के बच्चों ने भी योग दिवस के दिन योगाभ्यास किया, जिसमें संस्था के डायरेक्टर श्री हर्षित सिंह जी ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया। इस अवसर पर संस्था की ओर से सर्व शुभा श्रीवास्तव, मालती गुप्ता, राणा आंटी, अनीता गुप्ता, कुसुम लता कुशवाहा, सर्वश्री अनूप कमल, संतोष श्रीवास्तव, अमर पांडे, मुक्तिनाथ झा, अमित जायसवाल, आनंद गुप्ता, अवधेश सिंह, संदीप पाल, कपिल अहमद, रोशन कुमार मौर्य, मनोज कांता द्विवेदी, नीरज साहू आदि लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग दिया। कार्यक्रम में 170 से अधिक बच्चों, महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आए सभी बच्चों और बड़ों को पानी का पाउच, छाछ और बिस्कुट का पैकेट का वितरण संस्था के माध्यम से हुआ, और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी वरिष्ठ समाज सेवियों को संस्था ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रमाण पत्र का वितरण शुभा श्रीवास्तव और श्री अवधेश सिंह के कर कमलों से करवाया गया। कार्यक्रम के अंत में महासचिव श्री अरुण कुमार शुक्ला ने संस्था वंचित से चर्चित फाउंडेशन के सभी बच्चों और उनके मेंटर को, क्षेत्रीय जनता को कार्यक्रम को सफल बनाने में हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। लखनऊ से संवाददाता अनवर हुसैन अंसारी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चले रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मानसरोवर थाना पुलिस की बड़ी कामयाबी, 10,000 का इनामी बदमाश बलात्कार का आरोपी सुरेश जाट को किया गिरफ्तार। पुलिस थाना सरवाड़ और डिग्गी टोंक में बलात्कार का आरोपी रुपए 10,000 का इनामी सुरेश जाट 1 साल से फरारी काट रहा था। आरोपी शिवदासपुरा थाना इलाके से चोरी की गई बाइक के साथ पकड़ा गया। दिगंतानंद IPS पूर्व उपायुक्त जिला दक्षिण जयपुर ने बताया, जिला दक्षिण के समस्त थाना अधिकारियों को निर्देश दिए हुए थे
सायकालीन गश्त के दौरान संदिग्ध वाहन व व्यक्ति को रोककर पूछताछ की जाए। पुलिस सर्किल मानसरोवर थाना पारस जेल अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण के निर्देशन में संजय शर्मा, सहायक पुलिस आयुक्त मानसरोवर के सुपरविजन में थाना अधिकारी राजेंद्र गौदारा के नेतृत्व में कांस्टेबल चेनाराम और दामोदर द्वारा 20/6/2024 को सायकालीन गश्त के दौरान वह भीड़ भाड़ वाले स्थानों की चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को बिना नंबर की मोटरसाइकिल सहित दस्तावेज किया गया। अधिकारी राजेंद्र गौदारा के निर्देश पर गिरफ्तार किया व्यक्ति को थाने पर लाकर पूछताछ की गई तथा आपराधिक रिकॉर्ड की चेकिंग की गई तो उक्त आरोपी थाना सरवाड़ कैकड़ी जिले में नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने के प्रकरण में फरार चल रहा था। इसके अलावा आरोपी टोंक जिला थाना जिग्गी में भी बलात्कार के आरोप से वंचित पाया गया। आरोपी सुरेश जाट के कब्जे से बरामद की गई मोटरसाइकिल बिना नंबर के थाना शिवदासपुर से चोरी होना पाया गया। इस संबंध में शिवदासपुरा थाना में प्रकरण दर्ज है। आरोपी पूर्व में भी एक महिला से बलात्कार के प्रकरण में मालपुरा थाने में गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी को गिरफ्तार करने में कांस्टेबल चेनाराम और दामोदर की विशेष भूमिका रही। जयपुर से विजय जायसवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने कोटा शहर में मकबरा थाने के NDPS एक्ट के मामले में 4 साल से व गुमानपुरा थाने में 3 साल से वंचित 50,000 रुपए इनामी तस्कर मुनव्वर हुसैन पुत्र लियाकत हुसैन निवासी वक्त नगर थाना दादाबाड़ी कोटा को उदयपुर जिले से सूरजपोल थाना इलाके से पकड़ा है। पकड़ा गया तस्कर राज्य स्तर पर टॉप 25 एवं रेंज स्तर पर टॉप 10 वांटेड की श्रेणी में शामिल है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एवं अपराध दिनेश MN ने बताया कि पकड़े गए तस्कर मुनव्वर हुसैन के विरुद्ध कोटा शहर के मकबरा व गुमानपुरा थाने में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में NDPC एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। इन दोनों प्रकरणों से पहले भी आरोपी NDPC एक्ट के मामले में 10 वर्ष की जेल काट चुका है। लंबे समय से वंचित आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गत वर्ष 3 अगस्त को कोटा रेंज IG द्वारा 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ADG दिनेश MN ने बताया कि प्रदेश में सक्रिय गैंगस्टर, हार्डकोर बदमाश, हिस्ट्री शीटर, तस्करों आदि के बारे में आज सूचना संकलन के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीमों को अलग अलग शहरों में भेजा गया है। इसी दौरान DIG क्राइम योगेश यादव व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मालिक के नेतृत्व में टीम गठित कर सदस्य कांस्टेबल मोहन लाल को फरार तस्कर के बारे में पुख्ता सूचना प्राप्त हुई है। ADG दिनेश MN ने बताया कि इस कार्यवाही में ASP राजेश मालिक के नेतृत्व में गठित टीम के हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार व कांस्टेबल मोहन लाल व सोहन देव की विशेष भूमिका एवं हेड कांस्टेबल कृष्ण गोपाल व करणी सिंह की तकनीकी भूमिका रही है। जयपुर से अकरम खान की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तख्तगढ़ कस्बे के जवाहर चौक स्थित प्राचीन श्री ठाकुर जी मंदिर का जीर्णोद्धार निर्माण पूर्ण होने के बाद आगामी वर्ष विक्रम संवत 2081 महासुद 13 सोमवार दिनांक 10 फरवरी को प्रस्तावित
जीर्णोद्धार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं 7 जुलाई 2024 को चढ़ावों की बोलियां कार्यक्रम को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर श्री ठाकुर जी सेवा समिति एवं समस्त तख्तगढ़ नगर वासियों द्वारा नगर में जगह जगह विभिन्न सर्किलों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर समस्त धर्म प्रेमियों एवं महानुभावों सहित नगर के समस्त प्रवासी बंधुओं से भी आहवान किया गया है कि इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के चढ़ावों में सब परिवार पधार कर भाग लेवे एवं प्रवचन भजन कीर्तन श्रवण कर पुण्य लाभ भी प्राप्त करे। श्री ठाकुर जी सेवा समिति अध्यक्ष नरसार राम रामीना एवं सचिव मनोज नामा के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अवगत कराया कि पिछले दिनों कुंदेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में समस्त नगर वासियों की मौजूदगी में श्री ठाकुर जी जीर्णोद्धार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा विक्रम संवत 2081 महासुद 13 सोमवार दिनांक 10 फरवरी 2025 को तय की गई है, जिसके चढ़ावे की बोलियां दिनांक 7 से 10 जुलाई तक लगातार 4 दिन तक विशाल भजन संध्या के चलेगी, जिसमें सर्वप्रथम 7 जुलाई को सुबह परम पूज्य श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्री हरिपुरी जी महाराज हेम शाही मठ कंवला के पावन सानिध्य में प्रथम चढ़ाव की बोलियां का श्री गणेश शुभारंभ होगा। बाद रात्रि विशाल भजन संध्या के दौरान बोलियां लगाने का दौर जारी रहेगा। भजन संध्या के प्रथम दिन गजेंद्र जी राव एंड पार्टी के कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुतियों के साथ बोलियों का दौर चलेगा। इसी प्रकार 8 जुलाई को जोग भारती जी एंड पार्टी, 9 जुलाई को किशोर जी पालीवाल, रमेश जी माली एंड पार्टी और 10 जुलाई को मनीष परिहार एवं दीपक राठौर एंड पार्टी के कलाकार अपनी मधुर आवाज में भजनों की प्रस्तुतियों के साथ साथ ठाकुर जी मंदिर के चढ़ाव की बोलियां भी जारी रहेगी। मंच संचालक डॉक्टर प्रवीण जी वैष्णव बाली द्वारा किया जाएगा। ठाकुर जी व 4 भुजा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, क्या कार्यक्रम है? बोलो 4 भुजा नाथ की जय। 4 भुजा जी की कृपा से और हेमशाही मन हरिपुरी जी महाराज के पावन निष्ठा में मंदिर के जो पुराना मंदिर था, पहले बहुत पुराना था, करीब 150 साल पहले का वो मंदिर, उसका जीर्णोद्धार अभी चल रहा है, करीब करीब पूर्णता की ओर है। और सभी ग्रामवासियों ने मिलकर महादेव जी मंदिर में इसके प्रतिष्ठा की तारीख तय की है, वो है 10 फरवरी 2025 को। और उसके निमित्त जो है चढ़ावा का कार्यक्रम, उसकी तारीख है 7 जुलाई 2024, जो आषाढ़ शुद्ध दी जाती है। इसमें 4 दिन का कार्यक्रम तय किया हुआ है। 4 दिन में अलग अलग कलाकार भजन संध्या का कार्यक्रम करेंगे और उसमें चढ़ावे अलग अलग बोले जाएंगे। जो भी निर्धारित किए गए हैं वो सब चढ़ावे वो 4 दिन में वो बोले जाएंगे। इससे पहले 7 तारीख को सुबह हरिपुरी जी महाराज का यहाँ पधारना होगा और वो उनके सानिध्य में मौत के रूप में 4-5 चढ़ावे वो सुबह बोले जाएंगे। बाकी सब कार्यक्रम शाम को होगा और इसमें अलग अलग कलाकार तय किए हुए हैं। गजेंद्र राव है, जोग भारती है, रमेश माली है, दीपक राठौर है, ये सब भजन कलाकार आएंगे। और इसमें उद्घोषक जो है वो है डॉक्टर प्रवीण जी है, जो कुजाला के हैं, वो चढ़ावा बोलने का कार्यक्रम करेंगे। तैयारियां जोरों पर चल रही है? तैयारियां जोरों पर चल रही है। अभी 25 तारीख से टेंट लगना शुरू हो जाएगा। उसका सब डेकोरेशन वगैरह सब किया हुआ है। लाइट का, हर मंदिर में लाइट लगेगी और डेकोरेशन पूरा होगा। और ये कार्यक्रम की तैयारी सब अलग अलग जिम्मेवारी दी हुई है, वो कार्यक्रम चल रहा है। ठीक। ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चढ़ावे की बोलियां होगी और कब प्राण प्रतिष्ठा होगी? तखतगढ़ में धर्म नगरी जो तखतगढ़ है उसमें अभी वर्तमान में ठाकुर जी मंदिर का जो पुराना जो मंदिर था उसका जीर्णोद्धार किया गया
और जीर्णोद्धार करने के बाद में वो लगभग पूर्णता की ओर है। एक भव्य मंदिर बना है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा का दिनांक जो है वो 10 फरवरी 2025 तय की गई। और उस प्रतिष्ठा के निमित्त इसमें जो चढ़ावे की बोलियां हैं उसके लिए 7 जुलाई से 10 जुलाई तक 4 दिन की बोली बोले जाने का निर्णय लिया गया है। और 4 दिन तक शाम को भजन संध्या होगी और इसी प्रांगण में मंदिर परिसर का ये जो तहसील परिसर है पुराना शीतला माता चौक, इसी परिसर में एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। तखतगढ़ के जो निवासी है, जो बाहर भी निवास करते हैं, उनको भी आमंत्रण पत्र दिया गया है और सभी में बहुत ही जोश और उल्लास है। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पाली में 35 साल के युवक ने शनिवार सुबह चाकू से खुद का गला काट लिया। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाए, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के सिरियारी थाना क्षेत्र के मनसा बावड़ी गांव में 35 साल के रमेश पुत्र जेठाराम वाल्मीकि परिवार सहित रहता है। शनिवार सुबह परिवार के लोग घर से किसी काम से बाहर गए हुए थे। इस दौरान रमेश ने चाकू से अपना गला काट दिया, जिससे उसका खून बहने लगा और युवक अचेत होकर गिर गया। इतने में परिजन पहुंच गए और उसे इलाज के लिए मारवाड़ जंक्शन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां से उसे पाली के बागड़ हॉस्पिटल रेफर किया। यहां ट्रॉमा वार्ड में डॉक्टर जुगल महेश्वरी, प्रतिमा अग्रवाल और गणेश सिरबी ने अटेंड किया और बाद में सर्जन को बुलाया गया, जिससे कि उसके कटे गले पर टाके लगाए जा सके। घायल के पिता ने बताया कि रमेश पिछले कुछ माह से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था, जिसका इलाज भी चल रहा है। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जिला मुख्यालय देवासी समाज के तत्वाधान में श्री वीर हड़मत जी राय का गौरव दिवस के एवं दिवस पर आज भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया। देवासी समाज भवन से ऊंट पर विभिन्न प्रकार की झांकियां से सजी यह शोभा यात्रा रवाना हुई, जो अंबेडकर मूर्ति सूरज पोल होते हुए शहर मुख्यालय के अनेक क्षेत्रों से होकर गुजरी। नगर वासियों द्वारा वीर हड़मत देवासी गौरव दिवस शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। जिले के कोने कोने से देवासी समाज के समाज बंधु इस भव्य आयोजन में सम्मिलित हुए। महिलाओं ने सिर पर कलश पर धारण कर इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुई। गाजे बाजे से भव्य शोभा यात्रा निकली, तो वही समाज भवन पर महाप्रसादी का आयोजन भी हुआ और सैकड़ों की तादाद में गांव से देवासी समाज के समाज बंधु इस भव्य आयोजन में पहुंचे। गोवर्धन देवासी हमारे समाज के रतन हड़मल जी रहेगा कि जो ये हमने आज रैली रखी थी, कलश यात्रा और ऊँटों का आज ऊँट दिवस भी है हमारे समाज का, तो हमने यहाँ से पाली सुरेशपोल छात्रावास से रवाना होकर सुरेशपोल होते हुए अम्बेडकर सर्कल से होकर वापस हम कलेक्टर चौराहे से होते हुए कलश यात्रा और युवाओं के साथ में मिलकर बड़े जोश के साथ में जो युवाओं ने हमारे साथ दिया और महिलाओं ने हमारे साथ में जो कदम से कदम मिला के जो हड़मल जी रहेगा कि जो हमने ये कलश यात्रा इसके याद में निकाला है, इसके लिए पूरी समाज आज इकट्ठी हुई। आज हड़मल संघर्ष समिति द्वारा हड़मल गौरव दिवस दूसरी बार पाली की धर्मतरा पे मनाया है और बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया और हजारों की तादाद में समस्त रायदार वाली समाज की माताएं, बहनें, बेटियां और बुजुर्ग और मेरे युवा साथियों ने भरपूर मात्रा में इस कार्यक्रम में भाग लिया और हमें खुशी है कि सबसे पहले हमने जोधपुर मनाया था
और जिस हिसाब से आज का जो माहौल देख रहे हैं उस हिसाब से हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर ये पूरे भारतवर्ष के अंदर हरमल गौरव दिवस 22 जून को मनाया जाएगा और पूरी रायका रबारी समाज इस बैनर तले आएगी और रबारी समाज का एक उज्जवल भविष्य इस बैनर के तले जरूर जो है आने वाले समय में निखरेगा। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पाली के सोजत क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुई महिला की निर्मम हत्या मामले में पुलिस ने किया पर्दाफाश। पति सहित एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। पाली जिले के सोजत थाना क्षेत्र के बिलाड़ा मोड़ निकट 2 दिन पूर्व एक महिला का शव मिला था। पुलिस द्वारा उक्त हत्याकांड का पर्दाफाश किया। जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने बताया कि सोजत क्षेत्र बिलाड़ा मोड़ में मिले उक्त महिला का हत्यारा उसका पति और उसका दोस्त निकला। घटना के बाद पुलिस द्वारा एक स्पेशल टीमों का गठन किया गया और टीम द्वारा आसपास के 100 से अधिक क्षेत्रों में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अनुसंधान कर आरोपियों तक पहुंचने में कामयाबी पाई। पुलिस द्वारा उत्तराखंड निवासी वर्षा की हत्या का पर्दाफाश करते हुए हत्या के आरोपी उसके पति विशाल एवं उसके मित्र मोहित को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में विशाल का मोहित की बहन के साथ अवैध अनैतिक संबंध होना सामने आया। रास्ते से हटने के लिए वर्षा के प्रति विशाल एवं उसके मित्र मोहित सहित एक अन्य आरोपी ने मिलकर वर्षा की हत्या की। पहले आरोपियों द्वारा महिला का गला दबाया गया, उसके बाद महिला के सीने पर गोलियां दागी गई। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस द्वारा तत्परता बरतते हुए हत्या के आरोपी उसके पति विशाल एवं उसके मित्र मोहित को गिरफ्तार किया। तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है, जिसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब रहे कि सोजत थाना क्षेत्र के बिलाड़ा मोड़ पर 19 जून को महिला का शव मिला था। पुलिस द्वारा उक्त हत्याकांड का आज पर्दाफाश किया गया। सुबह 4:30 बजे पुलिस थाने पे इत्तला मिली कि एक डेड बॉडी है वो जो सड़क के किनारे है वो पड़ी हुई है और उसकी संभावित है कि उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद में सीओ सोजत और एसएचओ सोजत सिटी और उनकी टीम का गठन करके घटनास्थल पे गए और सबसे पहले है वो बॉडी की शिनाख्ती का प्रयास किया गया। हमारे जो सोजत के कांस्टेबल हैं महिपाल, उसका विशेष योगदान था और उन्होंने जो टोल पे आने वाली गाड़ियाँ हैं लगभग सैकड़ों गाड़ियों के बारे में चेक करते हुए एक संदिग्ध जो यूके नंबर की गाड़ी है उसके बारे में पता लगा कि यूके नंबर की गाड़ी है और लगभग इस टाइम के आसपास यहाँ से निकल रही है। इसके अलावा हमारी टीम ने लगभग 100-150 के आसपास सीसीटीवी कैमरे हैं वो खंगाले और उसके आधार पे उस गाड़ी नंबर के आधार पे जो गाड़ी है वो जसपुर जो उधम सिंह नगर उत्तराखंड है वहाँ की थी। उसके बाद में वहाँ लोकल थाने पे इस डेड बॉडी के बारे में सूचना दी गई और यहाँ की जो फोटो है वो भेजी गई कि कोई गुमशुदगी दर्ज हुई है। वहाँ के बाद में इस डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हुआ कि ये वर्षा नाम की लेडी है और उसके पति का नाम विशाल है और ये 13 तारीख को राजस्थान घूमने के लिए निकली। उसके बाद में हमारी जो टीम है एक टीम को जो आरोपी है उनकी ढूंढने के लिए भेजा गया और जो दूसरी टीम है उसको परिवारजन के साथ में लेकर के यहाँ डेड बॉडी का शिनाख्ती करवाई गई और उसके बाद में पोस्टमार्टम करवाया गया। उनकी रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने बड़ी तत्परता से कार्रवाई करते हुए हमारी टीम जसपुर गई और वहाँ जो जसपुर थानाधिकारी है उनकी और उनकी टीम का सहयोग लेते हुए जो 2 मुलजिम हैं, मृतका का पति विशाल
और उसका एक दोस्त है मोहित मनी। उनको पुलिस ने डिटेन किया और उनको ला करके अरेस्ट किया है। प्रारंभिक पूछताछ में जो हत्या का कारण नजर आया है कि जो विशाल है वो मोहित की सिस्टर से उसके साथ में उसका अफेयर है और मोहित की जो सिस्टर है वो विशाल के साथ रहना चाहती है और इन लोगों ने प्रेशर बनाया कि भाई अगर दोनों एक साथ नहीं रह सकती तो इसको रास्ते से हटाया जाए। तो इन्होंने जो ये विशाल की वाइफ है ये अपने पिहर में रह रही थी, उसको वापस मना करके 1-1.5 महीने पहले ही वापस ससुराल लाए और उसके बाद में अच्छे रिलेशन रखते हुए कि भाई अब कोई घटना कोई किसी तरह का हमारे बीच में विवाद नहीं है और उसको लेकर के और राजस्थान घूमने के लिए निकले। इनके साथ में एक मोहित और एक अन्य व्यक्ति भी था। यहाँ इनका प्लान था कि हम राजस्थान के अंदर, क्योंकि यहाँ गांव दूर दूर हैं और हमें सुनसान जगह मिल जाएगी, तो यहाँ इनका मर्डर का प्लान था। इसी बेस पे इन्होंने जो यूपी के अंदर ये घूमे हैं, उसके बाद में इन्होंने अजमेर आए, अजमेर से ब्यावर होते हुए ब्यावर के बाद में इन्होंने जोधपुर का रुख लिया था। यहाँ जो बिलाड़ा के बाद में वापस ये है कि ये सोजत की तरफ मुड़े और सुबह के टाइम पे जब इनका सुनसान टाइम और सुनसान इलाका आया तो इसको सबसे पहले तो इसका गला घोटा गया और उसके बाद में इसको नीचे पटक करके और इसके पति ने इसकी चेस्ट पे 2 गोलियां दागी और जो दूसरा आरोपी है उसने इसके गले पे वार किया, जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया है और जो 3 बुलेट्स हैं वो शरीर के अंदर मिले हैं। तीसरा आरोपी है उसको दस्तयाब करने के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्दी ही उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। आरोपी का ये कहना है कि मेरी औरत है, उसका रिलेशन किसी और के साथ में था, जो अभी तक की पूछताछ और अभी तक की जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। पति और उसके दोस्त ने इसको रास्ते से हटाने के लिए यहाँ जो राजस्थान के अंदर पालिक लगा इसका मर्डर किया है, दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इनरव्हील क्लब अलवर द्वारा परमानेंट प्रोजेक्ट के तहत गोद लिए नमन होटल ट्राइएंगल का उद्घाटन। इनरव्हील क्लब अलवर की सचिव शारदा कटारिया ने बताया कि इनरव्हील क्लब अलवर द्वारा आयोजित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अलवर के चहुमुख विकास में सहयोग देने हेतु उनके सौंदर्यीकरण में सहयोग करने का निर्णय किया गया था। नगर विकास न्यास को एप्लीकेशन देकर नियमानुसार नमन होटल ट्राइएंगल गोद लिया गया। इनरव्हील क्लब अलवर की अध्यक्ष अलका मित्तल ने बताया कि इनरव्हील क्लब अलवर द्वारा परमानेंट प्रोजेक्ट के तहत गोद लिए नमन होटल ट्राइएंगल को गोद लेकर उसका सौंदर्यीकरण करके आज 20 जून 2024 को मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर क्लब की पीडीसी पुष्पा गुप्ता, अध्यक्ष अलका मित्तल, सचिव शारदा कटारिया, कोषाध्यक्ष अंजना सहाय, पूर्व अध्यक्ष नीलू जैन, अंजलि गुप्ता, दया गर्ग, डॉक्टर अंजना अनिल, सुमेधा गुप्ता, सुमित्रा सिंह, बबीता खंडेलवाल, डॉक्टर सरोज रावत, डॉक्टर कुमकुम खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में क्लब सदस्य उपस्थित रही। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पुलिस ने मानवीय संवेदनाओं को दरकिनार कर एक लावारिस शव के सम्मान को तार-तार करने का काम किया है, जिसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
मामला एक लावारिस शव के अंतिम संस्कार से जुड़ा है, जिसके साथ पुलिस ने ऐसा अमानवीय व्यवहार किया कि इंसानियत भी शर्मसार होने को मजबूर हो गई। घटना बीते 13 जून की है, जिसकी चर्चा पूरे जिले में है और पुलिस पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। 10 जून को थाना कोतवाली क्षेत्र के राजा खेड़ा बाईपास के पास खंडर नुमा मकान की बाउंड्री में से एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने अज्ञात शव को पुराने अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था। 3 दिन बीतने के बाद भी जब कोई शव का दावेदार नहीं पहुंचा, तो नियमानुसार कोतवाली पुलिस को लावारिस शव का अंतिम संस्कार करना पड़ा था। धौलपुर पुलिस शव का अंतिम संस्कार कराने के लिए चंबल किनारे बने शमशान स्थल पर लावारिस शव को पहुंचने के लिए नगर परिषद के कूड़ा उठाने वाले ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया, जिसमें पहले से कूड़ा भरा हुआ था। पुलिस की इस अमानवीयता के वीडियो वायरल हुए हैं। पुलिस मृतक को मरने के बाद भी वह सम्मान नहीं दे सकी, जिसका उसे सामाजिक तौर पर अधिकार था, जिसके कारण पुलिस महकमा सुर्खियों में बना हुआ है। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी पूरा प्रकरण है। अब देखना यह कि प्रशासन इस घटना में कौन दोषी है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करता है। के पत्रकार द्वारा जिला अस्पताल, पुराना जिला अस्पताल में जो लावारिस शव है उसको नगर परिषद के माध्यम से कचरे के ट्रैक्टर से ले जाने की सूचना मिली थी। उसी समय तुरंत मोर्चरी में पहुंचकर जो संबंधित कर्मचारी अधिकारी उनको वहां बुलाया, साथ ही थाने वालों को भी, थाना कोतवाली से भी वहां पे जो अधिकारी उपस्थित थे उनको भी बुलाया। और उसमें पाया गया कि जो कचरे के ट्रैक्टर थे उससे जो लावारिस शव है उसका परिवहन किया जा रहा था। और वहाँ के जो एएसआई है जिनके पास मोर्चरी का चाबी था, उनको कहा गया कि आने वाले समय में आप मोक्ष वाहिनी के वाहन से या एम्बुलेंस से ही लावारिस शव का परिवहन करेंगे और सम्मानजनक तरीके से उनका बरियल करेंगे या उसका क्रेमेशन होगा। और नगर परिषद कमिश्नर से भी रिपोर्ट मंगाया गया। धारा 279 के राजस्थान म्यूनसिपालिटी एक्ट 2009 उसके तहत नगर परिषद की भी जिम्मेदारी है, जो भी लावारिस शव है उसको सम्मानजनक तरीके से उसका डिस्पोजल करना उनकी भी जिम्मेदारी है। और इसके बाद मैंने पुलिस अधीक्षक धौलपुर को भी पत्र लिखा है, जो भी इसमें दोषी कार्मिक या अधिकारी है उनके खिलाफ। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जनपद बिजनौर के धामपुरा शुगर मिल के पुष्प निकेतन स्कूल के प्लेग्राउंड में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम के साथ गत वर्षों की भांति मनाया गया। इस अवसर पर धामपुर शुगर मिल के उपाध्यक्ष श्री निष्काम गुप्ता जी ने सभी योगार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोगों को नियमित रूप में योगा करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उद्देश्य के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया कि इसके लाभों के बारे में अब पूरी दुनिया में जागरूकता बढ़ी है। कोरोना काल के बाद से लोगों की इम्यूनिटी शक्ति कम हुई है, जिसमें प्रतिदिन योगा करने से तन मन को योग के माध्यम से स्वस्थ रखा जा सकता है। उन्होंने योग दिवस की प्रशंसा करते हुए कहा कि सभी लोगों को अपने जीवन में योग को उतार लेना चाहिए। योग दिवस मनाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उपाध्यक्ष श्री निष्काम गुप्ता जी ने बधाई और शुभकामनाएं दी, क्योंकि योग के माध्यम से ही हमारे ऋषियों महात्माओं के ज्ञान को आगे विस्तार करने का मौका पूरी दुनिया में मिला है। योग गुरु श्री दुष्यंत राणा तथा श्री कामराज जी के द्वारा विभिन्न योग मुद्राएं
प्राणायाम, ध्यान तथा विभिन्न प्रकार के आसनों को योग गुरु के द्वारा बताया गया और करवाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में धामपुर शुगर मिल के श्रमिकों, कर्मचारियों तथा महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर धामपुर शुगर मिल के श्री विवेक सिंह यादव, लायक राम, सत्यवीर सिंह, अनुज मालिक, उज्जवल सिंह, संजय त्यागी, आबिद हुसैन, हारून खान, जुल्फिकार अहमद, सौरभ वर्मा, योगेंद्र सिंह, कमल सिंह पवार, सुरेंद्र सिंह, अरविंद कुमार, चित्रंजन के अलावा श्री प्रेम प्रकाश, नवीन गुप्ता, संदीप शर्मा, गजेंद्र सिंह, राकेश विक्रम, नागेश एवं सुरक्षा कर्मियों ने भी भाग लिया। योग दिवस कार्यक्रम का संचालन कारखाना प्रबंधक श्री विजय कुमार गुप्ता ने किया। बिजनौर से मुनीश उपाध्याय की रिपोर्ट। तो सब बोल करके हम सभी को कृतार्थ करें। गुड मॉर्निंग। आज मैंने बहुत दिनों के बाद सच्चाई बता रहा हूँ कि बहुत दिनों के बाद 5 बजे उठाऊं मैं आज और ये हमारा सौभाग्य है। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सद्गुरु स्वामी महंत सुरजाराम महाजन साहिब की तपोभूमि कबीर आश्रम मधोबाग में शनिवार को 5 दिवसीय कबीर प्रकट दिवस आरंभ हुआ। पहले दिन विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा गांधी स्कूल से प्रारंभ होकर जालोरी गेट, शनिश्चरी का थान, 5वीं रोड, गीता भवन, शिवाजी गेट होकर शनिश्चरी का थान होते हुए कबीर आश्रम पर आकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में शामिल महिलाएं सिर पर कलश धारण कर आगे चल रही थी। इसके पीछे विभिन्न प्रांतों से आए संत महात्मा बग्गियों में सवार होकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस शोभा यात्रा का जगह जगह पर विभिन्न विकास समितियों व संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा के समापन पर महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए संतों का बाधरण किया। इसके बाद संत समागम का आयोजन हुआ। आश्रम प्रवक्ता इंजीनियर लक्ष्मी चंद्र धारीवाल ने बताया कि 5 दिवसीय कबीर प्रकट दिवस पर विशाल रक्तदान शिविर, आध्यात्मिक रंगोली, महिलाओं एवं बालिकाओं को भारतीय संस्कृति से अवगत कराने पर गोष्ठी के साथ 26 जून को महंत सूरजराम महाजन की पुण्यतिथि पर विशाल भजन संध्या एवं भंडारा का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर आश्रम को रोशनी से सजाया जाएगा। साथ ही संध्या काल के समय 108 दीपक से रंगोली सजाई जाएगी। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। एनडीआरएफ की अगुवाई में मचकुंड सरोवर में बाढ़ की स्थिति में राहत एवं बचाव के तरीकों पर एक मॉक ड्रिल की गई। चंबल नदी के तट पर स्थित गांव और इसके आसपास के इलाके प्रतिवर्ष मानसून में बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बाढ़ की स्थितियों में किस प्रकार राहत एवं बचाव कार्य किया जाता है, इस पर एनडीआरएफ एवं नागरिक सुरक्षा दल के जवानों ने संयुक्त रूप से मॉक प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल में बाढ़ एवं जल भराव की स्थितियों में डूबने की घटनाओं के काल्पनिक दृश्य बनाए गए। एनडीआरएफ एवं नागरिक सुरक्षा दल ने वहां मौजूद डूबते हुए लोगों का प्रतीकात्मक रेस्क्यू कर बोट से मुख्य घाट तक लेकर आए। एनडीआरएफ कर्मी ने बताया कि कई बार ऐसी स्थितियों में विशेष राहत बचाव तकनीकी को प्रयोग करना होता है। एनडीआरएफ असिस्टेंट कमांडेंट योगेश कुमार ने बचाव कर्मी द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया। बचाव कर्मी को डूब रहे व्यक्ति को पीछे से बल लगाकर तट की ओर धकेलना चाहिए।
तैरना न आने की स्थिति में रस्सी फेंक कर बचाव कर्मी को तट पर लेटकर धीरे धीरे रस्सी खींचनी चाहिए। राहत बचाव उपकरण न होने पर किस तरह आम वस्तुओं से रेस्क्यू किया जाता है, एनडीआरएफ द्वारा इसका भी प्रदर्शन किया गया। रबर ट्यूब से किस प्रकार रेस्क्यू किया जाता है, इसका मॉक प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मॉक ड्रिल के पश्चात एनडीआरएफ एवं नागरिक सुरक्षा दल के जवानों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ के प्रति संवेदनता को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी तैयारियों को सदैव पुष्ट रखना चाहिए। कलेक्टर ने एनडीआरएफ, पुलिस, नागरिक सुरक्षा दलों का धन्यवाद ज्ञापित किया। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा ने मॉक ड्रिल का संचालन किया एवं पुलिस, एनडीआरएफ एवं नागरिक सुरक्षा दलों के कर्मियों के मध्य मॉक ड्रिल में समन्वय को परखा। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मालाल जाट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंतीलाल मीणा सहित अन्य अधिकारी एवं आमजन मौजूद रहे। आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिस प्रशासन के माध्यम से मचकुंड गांव में जो रेस्क्यू ऑपरेशन मॉक ड्रिल कराया गया और इसमें गोताखोरों के माध्यम से जो लोग हैं उनको बचाया गया। और ये जो मचकुंड मेला और आने वाले जो बारिश और चंबल में जो बाढ़ उसको देखते हुए ट्रेनिंग मॉक ड्रिल किया गया। तो लोगों को इससे जागरूकता और लोगों के जान बचाने के लिए ये तैयारी है और लोग सतर्क रहें। खुद मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो सूचना है वो देखते रहे और फ्लड रिलेटेड कोई भी सूचना कहीं से भी आते हैं और डायरेक्शन जो प्रशासन से दिया जाता है उसका पालना करें ताकि लोगों की सुरक्षित रहे। आज एनडीआरएफ और धौलपुर प्रशासन ने मिलकर आज मचकुंड पर जो है FWR की मॉक जो है फाइनल की गई। FWR होता है फ्लड वाटर रेस्क्यू। इन केस कोई बाढ़ आती है तो हम उसमें सभी एजेंसियां मिलकर के किस प्रकार से सभी को बचा सकते हैं मिनिमम टाइम में और मैक्सिमम कैजुअलिटी में कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग टाइप की विधियाँ यूज की जा रही हैं। कौन कौन सी टेक्निक से बचा सकते हैं वो सब तरीके हैं जिनके लिए हम जो आज मौके लाए। उसमें कोऑर्डिनेशन, ट्रेनिंग और आपसी तालमेल बना रहे हैं और ऐसी कभी आपदा आती है तो सभी मिलकर जो है उसको बखूबी कर सकते हैं। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एमजीबी फाउंडेशन आलमचंद गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से समाज सेवी गुलशन भाटिया की स्मृति में अलवर में कई कार्यक्रम हुए। आलमचंद्र भागवती देवी धर्मार्थ चिकित्सालय अम्बेडकर सर्किल पर रक्तदान शिविर की शुरुआत अलवर नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर, समाज सेवी और संघ पदाधिकारी डॉक्टर के गुप्ता, समाज सेवी श्री कृष्ण गुप्ता, मत्स्य विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव आशुतोष शर्मा ने किया। समाज सेवा और रक्तदाताओं का किया सम्मान। कार्यक्रम में अलवर के प्रमुख समाज सेवी और रक्तदाताओं का सम्मान किया गया। इसमें नेक कमाई फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा, 36 बार रक्तदान करने वाले युवा सौरभ कालरा, समाज सेवी कमल झीरीवाल, खेल के क्षेत्र में विशन कालरा, पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के अध्यक्ष प्रेम गांधी, देवाश्रय वृद्ध आश्रम से शिवानी शर्मा, नेक कमाई समूह की महिला विंग से सोनिका अरोड़ा, प्रवीण बत्रा, सेवा के क्षेत्र में आशुतोष शर्मा, गुरप्रीत पवित्र, रक्तदान में तारेश जोरवाल, रक्तदान में शिक्षाविद संगीता गौड़ा, समाज सेवी परमजीत सिंह गोगिया, जयकृष्ण क्लब के सचिव के अग्रवाल, खेल के क्षेत्र में पायल सैनी को सम्मानित किया। संरक्षक दौलत राम हजरती ने समाज सेवी गुलशन भाटिया का परिचय दिया। कार्यक्रम में नेक कमाई फाउंडेशन का सहयोग रहा। ट्रस्ट की ओर से मनीष भाटिया, वंदना भाटिया, निशा वासन, गोपाल दास भार्गव ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर 51 महिलाओं को साड़ियां वितरित की गई।
तथा देवाश्रय वृद्ध आश्रम को 1 माह का राशन दिया गया। रक्तदान शिविर का निर्देशन युवा तारेश जोरवाल ने किया। अलवर राजस्थान ब्यूरो रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। रक्तदान का शिविर लगाया है। मैं श्री किशन गुप्ता, नई कमाई संस्था जो अलवर में कई सालों से बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ग्राउंड लेवल पर गरीबों की सहायता करना, गरीब महिलाओं को उनको रोजगार दिलाने की कोशिश करना, ब्लड कैंप लगाना, अलवर में साफ सफाई, फूड पेड़ पौधे लगाना, ये कार्य कर रही है। तो आज उन्होंने प्रोग्राम एक तो बैग वितरण का था और महिलाओं को साड़ी वितरण का था। इसके अलावा 51 लोगों ने, उसमें महिलाएं भी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। एक महिलाओं के प्रति वो जागृत करना भी है कि वो भी ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। इसमें जो महिलाएं ऐसी भी थी जिन्होंने 4-5 बार ब्लड डोनेशन किया है। मैं इस संस्था को अपनी तरफ से, आज आपने अपनी तरफ से कुछ दिया भी है? नहीं, मैं अब हमने REC से रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए 5 वैन सेंक्शन कराई है। अब उस वैन को संचालन के लिए हम एक वैन की चलाने की जिम्मेदारी उस संस्था को देने की प्रयास करेंगे। अभी हमने कमेटी में कोई डिसीजन तो नहीं लिया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि क्योंकि ये संस्था अच्छा काम कर रही है, अगर इनकी रेख में एक मेडिकल वैन कार्य करेगी तो अच्छा रहेगा और फिर हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। धन्यवाद। रक्तदान शिविर बनाया आपने भी, कई रक्त देखिए, समाज सेवा के क्षेत्र में अगर अलवर में कोई स्वर्णिम नाम लिया जाता है तो उसमें गुलशन भाटिया जी का नाम चरम पर आता है। और आज उन्हीं की पुण्यतिथि पर उनके नाम से जो फाउंडेशन चलता है, MGB फाउंडेशन और आलमचंद गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके द्वारा उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उसी रक्तदान के साथ साथ आज अन्य 4 कार्यक्रम यहाँ पर किए गए हैं, जिसमें गरीब महिलाओं को साड़ियाँ वितरित, पर्यावरण को बचाने के लिए थैले वितरित, प्याऊ लगाना, इस तरह के समाजोपयोगी जो कार्य हैं वो आज इस प्रांगण में किए गए हैं। आज यहाँ पर युवाओं का जो उत्साह है वो रक्तदान के प्रति विशेष देखा गया। आज मैंने भी व्यक्तिगत रूप से 36वीं बार मेरे जीवन का रक्तदान करा और रक्तदान करते हुए बड़ा ही मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा था। और लोगों को भी हमसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इस तरह के आयोजनों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वे भी अपने पितरों के निमित्त, अपने बुजुर्गों के निमित्त इस तरह के रक्तदान शिविरों का आयोजन करें। इस तरह के समाज रक्तदान से कईयों की जान भी बची है। रक्तदान जो है एक फैक्ट्री में जो ब्लड जो होता है किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, कहीं से प्रोडक्शन नहीं होता, ये मानव शरीर से बनता है और इंसान ही इंसान के काम आता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनमानस को कहना चाहूँगा कि वे भी रक्तदान के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाएं और मरणासन रोगियों की सेवा के लिए तत्पर हैं। प्रोग्राम किया गया है जो MGB फाउंडेशन और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 51 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हमें संभावना है कि इससे भी ज़्यादा लोग रक्तदान करेंगे। रक्तदान के साथ साथ 101 महिलाओं को साड़ियाँ वितरित की गई हैं, कपड़े के थैले बांटे गए हैं ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम हो। इसके अलावा बाहर ठंडाई की प्याऊ लगाई गई है और जिन लोगों ने 21 बार से ज़्यादा पुरुषों ने और 5 बार से ज़्यादा महिलाओं ने रक्तदान किया है, उसको यहाँ सम्मानित किया गया है और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया है। इसी प्रकार के कार्यक्रम ये ट्रस्ट आगे भी करता रहेगा और हमारा ये कार्यक्रम नियमित रूप से जारी रहेगा। रक्तदान शिविर बनाया जाएगा। आज 21 जून 2024 को आलमचंद गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी, मुख्य ट्रस्टी व MGB ग्रुप के संस्थापक मेरे पूर्व पिताजी स्वर्गीय श्री गुलशन भाटिया जी की 4वीं पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन कैंप का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें MGB ग्रुप के कम से कम 50 एम्प्लॉई, टीम मेंबर्स जो हमारे साथ में ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तथा साथ में काफ़ी उत्साह है लोगों में। हमारे पास कम से कम 100 लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए ब्लड डोनेशन के लिए और साथ में हमारे यहाँ पे और विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें ठंडा शरबत पिलाया जा रहा है, कैंप लगाया हुआ है तथा यहाँ पे थैले का वितरण हो रहा है जो पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है।
हम 2000 थैले वितरण कर रहे हैं तथा गरीब महिलाओं को साड़ियों का वितरण किया जा रहा है तथा यहाँ पे एक संस्था है जिसमें हम 1 माह का राशन का वितरण भी राशन का भी दान किया है। ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। आगे श्री कृष्ण जी आगे भाटिया जी की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर बच्चे रक्तदान कर रहे हैं कार्यक्रम और 5वीं बार रक्तदान कर रही है जानवी सैनी जगदीश सुमेजा जी आप भी आ जाए। बहुत सारे कार्यक्रम जो 5वीं बार रक्तदान कर रही है हमेशा रक्तदान के लिए जानवी सैनी आगे रहती है। जो वितरण किया है जिससे कि पॉलिथीन मुक्त अलवर शहर है, इस प्रेरणा को लेकर जगदीश भाटिया जी ने आज जो थैलों का वितरण इस मंच के माध्यम से किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और भी महिलाएं आ रही हैं साड़ी वितरण के लिए। जनता के स्वास्थ्य को अभिषेक जी आप आ जाइए साड़ी वितरण किया है। अभी यहाँ जो आपने देखा कि नीचे एक डाई की एक व्यवस्था की हुई है, इसमें भी इन्होंने विशेषकर प्लास्टिक का उपयोग नहीं होगा, इसलिए इन्होंने कागज के वो जो गिलास है उनका उपयोग किया गया है। यहाँ जो गरीब महिलाएं हैं उनको साड़ी का वितरण किया गया है और जो हमारे वृद्ध आश्रम है वहाँ के लिए उन्होंने 1 महीने का जो राशन का जो आज इन्होंने किट उनको शुरू किए, इसके लिए बहुत आभार धन्यवाद। जगदीश भाटिया जी के द्वारा जो बताए हुए कार्य को भाटिया जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस शुभ अवसर पर मनीष भाटिया जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो गुलशन भाटिया जी के बताए हुए जो पुनीत कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। प्रभु इन पर कृपा बनाए रखे ताकि आगे बढ़कर ये बहुत सारे अनेक ऐसे कार्य हमेशा करते रहें। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नीट परीक्षा में पेपर लीक की घटना को केंद्र की जोड़तोड़ की नई सरकार की कामचोरी पहल असर बताया है। जूली बोले, यह शिक्षा का आपातकाल और देश के भविष्य को कुचलने का घृणित प्रयास है। उन्होंने कहा कि केंद्र की लंगड़ी कमजोर सरकार की पहली कमजोरी उजागर हो गई है, जिस पर तत्काल निर्णायक कार्यवाही होनी चाहिए। जूली ने इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि देश की प्रतिष्ठित परीक्षा के आयोजन में इस प्रकार का भ्रष्टाचार और घोटाला देश के 24 लाख विद्यार्थियों के साथ धोखा व अन्याय है। जूली ने बोले, केंद्र सरकार की एजेंसी एनटीए द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने पर महा घोटाला उजागर होने के 17 दिन बाद भी परीक्षा रद्द नहीं किए जाने से छात्रों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि 67 विद्यार्थियों के 100% नंबर आए हो। इससे ऐसा लगता है कि वृहद स्तर पर पेपर लीक गिरोह सक्रिय था और उसने परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक कर ईमानदार विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जूली ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री राज्यों पर हमेशा यह आरोप लगाते रहे हैं कि उनके यहाँ होने वाली परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, जिससे लाखों छात्रों का जीवन बर्बाद हो गया है। लेकिन आज देश की प्रतिष्ठित परीक्षा प्रणाली पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि नीट का पर्चा परीक्षा से पहले ही लीक हो गया है। उन बच्चों को और उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी जो पूरे साल कड़ी मेहनत करते हैं और बाद में पता चलता है कि उनके साथ धोखा हो गया है। माँ ने अपना कलेजा चीर कर तो पिता ने अपने सपनों का गला घोट कर अपने बच्चे के भविष्य के लिए भारी मशक्कत फीस भरकर तैयारी करवाई थी। आज उनका यह सपना इस सरकार के राज में सपना ही रह गया। जूली ने कहा, यह बड़े अचरज की बात है कि पहले तो परीक्षा की आवेदन तिथि को 7 दिन बढ़ाया गया, इसके बाद गुपचुप तरीके से 24 दिन बाद एक दिन के लिए रजिस्ट्रेशन को खोला गया ताकि अपने चहेतों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सके। इस एक दिन के लिए खोले गए रजिस्ट्रेशन में 24,246 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इनमें से कितने छात्र ऐसे होंगे जिन्हें समय की बर्बादी का लाभ देकर ग्रेस मार्क्स दिए गए होंगे।
यह गहन जांच का विषय है। सरकार को इस बात की जांच करवानी चाहिए कि इस एक दिन के लिए खोले गए रजिस्ट्रेशन में आवेदित आवेदकों में से कितने क्वालिफाई हुए और कितने टॉप रैंकर्स रहे। जूली ने कहा कि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में समान रैंक वालों के रोल नंबर काफी करीबी है। 10 डिजिट के रोल नंबर में अंतिम 3 अंक ही अलग है, बाकी समान है। यह समानता बताती है कि छात्रों को संभवतः एक ही सेंटर अलॉट हुआ है, यानी एक सेंटर से नीट के 2 टॉपर्स निकले हैं। हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र झज्जर से 6 टॉप निकले हैं। इनमें से 2 टॉपर ऐसे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। जूली ने बताया कि उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड के 16 छात्रों को अपने स्थान से 1000 किलोमीटर दूर गुजरात और गोधरा में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए। अभ्यर्थियों को पास कराने के एवज में लाखों रुपए वसूले जाने के सबूत मिलना और मनचाहा सेंटर अलॉट होना परीक्षा में गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री और एनटीए इनकार करते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जब अभ्यर्थियों और पटना पुलिस द्वारा सबूत जुटाए गए तो उन्होंने माना कि गड़बड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कि यदि परीक्षा में 0.001% भी चूक हुई तो एनटीए इसे माने और सुधार करे, लेकिन इस जोड़ तोड़ की कमजोरी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी और हजारों परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। इस परीक्षा की निष्पक्षता संदेह के घेरे में आने के बावजूद सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाना यह साबित करता है कि इस अनियमितता से सरकार एवं एनटीए के अधिकारियों की संलिप्तता है। जूली ने कहा कि पेपर लीक के मामले पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले भाजपा सरकार की आज कलाई खुल गई है। आज यह सबके सामने आ गया है कि सरकार में बैठे लोग किसी भी अवसर का फायदा उठाने से नहीं चूक रहे। उन्हें विद्यार्थियों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। यह स्वार्थी गठबंधन की कमजोर भाजपा सरकार के सत्ता संभालते ही भ्रष्टाचार और महाघोटाले का पहला उदाहरण है। अलवर राजस्थान से रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हुटरबाजों की निकाली हैकड़ी। लाउड स्पीकर के बाद यूपी पुलिस ने उतरवाए गाड़ियों पर लगे हुटर। मामला जनपद बिजनौर के धामपुर का है, जहां यूपी में वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए योगी की पुलिस का एक्शन जारी है। शुक्रवार को भी प्रदेश स्तर पर अनाधिकृत रूप से वाहनों पर लगी लाल नीली बत्ती और हुटर उतरवाए गए। इस दौरान नगीना चौराहे पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक किशन अवतार के नेतृत्व में पुलिस बल वाहनों की चेकिंग करती दिखी। बताते चले कि सीएम योगी ने लाउड स्पीकर के बाद अब हुटर और लाल नीली बत्ती वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस ने शुक्रवार को 2 गाड़ियों में 2 हुटर और 1 गाड़ी से भाजपा की झंडी उतरवाई है। पुलिस ने इस कार्रवाई से जबरदस्त हड़कंप मचा है। बिजनौर से मुनीश उपाध्याय की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कुमावत शिक्षण एवं सामाजिक संस्थान आहोर के तत्वाधान में प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह शनिवार को प्रकाश फार्म हाउस उमेदपुर में आयोजित किया गया। समारोह के अध्यक्ष ईश्वर लाल रमीना, वरिष्ठ वैज्ञानिक इसरो अहमदाबाद और मुख्य अतिथि जोराराम जी कुमावत, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार व विशिष्ट अतिथि चंपालाल जी कुमावत, ओएसडी कैबिनेट मंत्री एवं सीओ माटी कला बोर्ड राजस्थान सरकार, सूरज परमार आरएएस, जिला समाज कल्याण अधिकारी छगन जी मालवीय, जिला परिवहन अधिकारी जालोर, डॉक्टर सोहन कुमावत,
शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार, प्रधानाचार्य कांतिलाल प्रजापत, जीएसटी एवं कस्टम इंस्पेक्टर भंवरलाल प्रजापत, JEN PWD मांगीलाल प्रजापत, जिला परिषद सदस्य जालोर अमृतलाल प्रजापत, उप प्रधान पंचायत समिति आहोर सूजा राम प्रजापत, अध्यक्ष नगर पालिका आहोर और जयंती लाल प्रजापत, सरपंच बिठूड़ा मौजूद थे। अतिथियों का संस्थान कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा सम्मान एवं अभिनंदन किया गया। समारोह में सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुभारंभ गोविंद बल्लभ दास जी महाराज श्रीपति धाम नंदवपन पिंडवाड़ा द्वारा मां सरस्वती एवं श्री सरिया देवी के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। समारोह में समाज के नव चयनित राजकीय कर्मचारी अधिकारी स्नातकोत्तर स्नातक उत्तीर्ण 23 राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में पुरस्कार विजेता 6 से 12वीं कक्षा के 73 एवं 10वीं कक्षा के 81 प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन श्रवण कुमार ललित बड़वाल द्वारा किया गया। इस समारोह में श्री गोविंद बल्लभ दास जी महाराज ने संस्कार युक्त शिक्षा को बढ़ावा देने व नशा मुक्त होकर जीवन में अग्रसर होने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर बल दिया। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आगामी 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नई आपराधिक कानूनों की जानकारी देते हुए जनपद कुशीनगर के थाने पर तैनात आरक्षियों को प्रशिक्षित किया गया तथा उन्हें उन 3 नए कानूनों के बारे में ध्यानार्थ कराते हुए उपस्थित आरक्षियों को संबोधित करते हुए कहा कि कानून लागू होने से पूर्व ही प्रशासन बात पर जोर दे रहा है कि पुलिस थानों के सभी अधिकारी कर्मचारी नए कानूनों पर प्रशिक्षित हो ताकि उन्हें कानूनों का अनुपालन में कोई बाधा उत्पन्न न हो। अभियोजन निर्देशालय उत्तर प्रदेश द्वारा अपने अभियोजन अधिकारियों के माध्यम से यह कार्य संपादित कराया जा रहा है। अभियोजन अधिकारी धर्मराज बिंद ने जनपद कुशीनगर के पुलिस लाइन के साबाघर में 3 नए कानून के बारे में विस्तार रूप से समझाया और उन्हें प्रशिक्षित भी किया। यह प्रशिक्षण विभिन्न तिथियों तक प्रशिक्षित किया जाएगा। कुशीनगर से AK साहनी की रिपोर्ट। लग्जरी गाड़ी के डिवाइस हैंग कर सॉफ्टवेयर से गाड़ी स्टार्ट कर चोरी करने वाला अव्वल दर्ज का शातिर वाहन चोरी रामप्रसाद गिरफ्तार। आरोपी क्रेटा और i20 चुराने में माहिर। जयपुर शहर में 2 महीने में की आधा दर्जन वारदात। डीसीपी ईस्ट कावेंद्र सागर के निर्देशन में एसीपी लक्ष्मी सुधार व टीम ने की कार्रवाई। स्पेशल टीम से धर्मेश आसाराम लोकेंद्र की विशेष भूमिका। आदर्श नगर थाना अधिकारी सुभाष चंद्र कर रहे आरोपी से पूछताछ। जवाहर सर्किल थाना अधिकारी विनोद सांकला के नेतृत्व में टीम को मिले महत्वपूर्ण सुराग। राजकीय अस्पताल का जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने किया औचक निरीक्षण। उपखंड अधिकारी यशवंत मीना भी रहे साथ में मौजूद। जिला कलेक्टर के दौरे को लेकर अस्पताल के कर्मचारियों में मचा हड़कंप। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर कलीम खान को व्यवस्थाओं को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
विशेष साधारण सभा की बैठक हुई शुरू। जिला परिषद सभागार में आयोजित हो रही है बैठक। जिला प्रमुख रमा देवी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह भी बैठक में मौजूद। चौमो विधायक शिखा मिल बराला भी साधारण सभा में है मौजूद। शाहपुरा विधायक मनीष यादव भी है बैठक में मौजूद। उप जिला प्रमुख मोहनलाल जागर भी बैठक में मौजूद। जिला परिषद सीईओ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद। जयपुर से रिपोर्टर अकरम खान की रिपोर्ट। परम पूज्य श्री अमृत राव जी महाराज के सानिध्य में श्री भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। भव्य आयोजन। कथा का आयोजन 18 जून से 24 जून 2024 तक नयापुरा स्थित सिल्वर ऑफ गार्डन में दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक हो रहा है। इस भागवत कथा का आयोजन आनंद सिंह, इंदर सिंह, हिमांशु कच्छावा के द्वारा करवाया जा रहा है। हिमांशु कच्छावा ने बताया कि कथा के तीसरे दिन भक्तों द्वारा सत्संग का आनंद लिया गया। इसके साथ साथ यह भी बताया गया कि 23 जून को राधा नाम सत्संग का आयोजन शाम 6 बजे से 9 बजे तक किया जाएगा। अरुण माथुर की रिपोर्ट। शुक्रवार को डीएम ने किया तहसील हाटा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा का औचक निरीक्षण। तहसील हाटा में तहसीलदार न्यायालय, आरके अधिष्ठान कार्यालय तथा अन्य कार्यालयों का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने, निस्तारित वादों को दर्ज करने, वादों के निस्तारण और प्रतिदिन के कार्यालय के कार्यों के प्रति सतर्कता बरतने और कर्तव्य निष्ठ होकर सजगता से कार्य करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी द्वारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा का भी किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान भवन, हेल्थ एटीएम, रोगियों के बेड, ओपीडी कक्ष, दवा वितरण कक्ष, चिकित्सक कार्यालय, रोगियों के भर्ती करने के कक्ष, दवाइयों की उपलब्धता, कर्मचारियों की उपस्थिति, साफ सफाई, शौचालय, विद्युत की उपलब्धता, स्टॉक रजिस्टर, औषधि प्राप्ति, पंजिका आदि का किया निरीक्षण। डीएम ने निरीक्षण दौरान सीएमओ से स्पष्टीकरण एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि देने के दिए निर्देश।